जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर से भी पहला परिणाम आया है। क्या परिणाम है दिशा? जम्मू कश्मीर से पहला परिणाम सामने आया है। बसोली विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार है चौधरी लाल सिंह वो हार चुके हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट कांग्रेस को सौंपी थी और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह हार चुके हैं। और यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं दर्शन कुमार, वो करीब 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो भले ही जो पहला परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन जो बाकी सीटें हैं उनके रुझान आपको बता दें, जिनके भी परिणाम नहीं आए हैं सामने, वहां से नेशनल कांग्रेस माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये जो गठबंधन है यही बढ़त बनाए हुए करीब 50 से 51 सीटें। ये बदल रहा है आंकड़ा क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है, तो यानी कि कुल मिलाकर 50 से 51 सीटें ये गठबंधन के खाते में ही आती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 28 से 27 सीटें। लेकिन पहला परिणाम बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस प्रत्याशी की यहां से हार, बसोली विधानसभा सीट। अच्छा, एक बात बताओ दिशा, अमूमन जब परिणाम बताया जाता है कौन जीता इसके विषय में बताया जाता है, आपकी दिलचस्पी हार बताने में रही, कोई खास वजह? मेरी दिलचस्पी हार बताने में इसीलिए रही क्योंकि जो बाकी विधानसभा सीटें हैं वहां पर इस गठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यहां पर इनकी बढ़त है, लेकिन ये सीट जिस पर पहला परिणाम आया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और गठबंधन की हार हुई है, इसीलिए मेरा फोकस हार पर था। अब एक बड़ा अद्भुत संयोग है, हरियाणा में कांग्रेस पीछे चल रही है, पर पहला परिणाम जो जीत के संदर्भ में आया वो कांग्रेस के पक्ष में गया, और जम्मू कश्मीर में भाजपा पीछे चल रही है, पर पहला परिणाम जो आया है वो भाजपा की जीत के संदर्भ में आया है। अब भारतीय परंपरा में तो यह कहा जाता है कि जो पहला कदम होता है वो बड़ा शुभ कदम होता है। श्रवण जी का क्या मानना है? बड़ा विरोधाभास है इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो मैं आप ये जो हो रहा है ये हो सकता है कि ये हरियाणा के संदर्भ में भी वैसा हो जाए जैसा ये बता रही हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में कि ये परिणाम उलट जाए। देखिए, परिणाम उलटने और पक्ष का नहीं है मामला हिमांशु जी। ये मामला ये है कि इस समय जो नेशनल पॉलिटिक्स है और पूरा का पूरा बीजेपी का जिस तरह का मोराल था जून 4 के परिणामों के बाद, उसमें एक जीत की बहुत जरूरत थी बीजेपी को, और वो 4 जून के तत्काल बाद अगर वो जीत मिलती है हरियाणा में तो उसके बड़े मायने हैं बीजेपी के लिए। क्योंकि ये जो हम कई तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं बीजेपी में और संघ के बीच में और मोदी जी और संघ के बीच में, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है ये बीजेपी में एक नए किस्म के संवाद को या नई तरह के समीकरणों को पैदा करेगा। कांग्रेस में इसका कोई बहुत असर, मतलब मैंने एक जगह कहा था कि मैं अगर हरियाणा में कांग्रेस हारती है तो मैं उसको राहुल की हार नहीं मानूंगा, पर मैंने कहा था कि अगर बीजेपी हारती है तो मैं उसको बीजेपी और संघ दोनों की हार मानूंगा। तो ये यहाँ जो हुआ है पूरा का पूरा, मोदी जी को मैं माइनस करके इसलिए चल रहा हूँ कि हरियाणा में पूरा जो चुनाव था वो एक अलग किस्म से लड़ा गया था। मोदी जी की जो एंट्री थी बहुत ही गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर थी हरियाणा में। उन्होंने उस तरह से कोई कैंपेन किया भी नहीं जैसा वो उनके बारे में अगर देखें कर्नाटक में या तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने काम किया था। अब हम देखेंगे इस चीज को कि ये हरियाणा के बाद मोदी जी का जो प्रेशर है प्रचार का और अमित शाह जी का जो प्रचार का प्रेशर है, ये लोग महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। यानी पूरा का पूरा जो एग्रेशन है बीजेपी और संघ का अब आपको महाराष्ट्र में नजर आएगा। तो महाराष्ट्र में जो हम एक चीज कह रहे थे कि पूरा का पूरा चुनाव महाराष्ट्र का एक तरफा दिख रहा है और महायुति खत्म होती दिख रही है, तो अब आप पाएंगे कि जो हरियाणा का असर है ये झारखंड में भी नजर आएगा और आपको महाराष्ट्र में भी नजर आएगा। इसीलिए हमने देखा कि हरियाणा से पहली फुर्सत में राहुल गांधी निकल गए और महाराष्ट्र पहुंच गए।
इसका जो कारण है, बुनियादी कारण वो है, ये है कि ये जो चुनाव है, 4 चुनाव जो हैं और दिल्ली का भी चुनाव जो शामिल है, ये काफी भारत की आने वाले दिनों की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं उस लिहाज से मानता हूं कि हरियाणा का जो चुनाव है बहुत बहुत अच्छा ये हुआ जो आपने कहा, अपने डिबेट में कहा, अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि बिना बैसाखियों के, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, बिना बैसाखियों के ये सरकार बन रही है। तो मैं ये सब मानता हूं कि आप ये मोदी जी के लिए कह रहे थे कि देखिए आपको तो बैसाखियों पर सरकार बनानी पड़ी, पर हरियाणा में खट्टर साहब ने और सैनी ने और इन तमाम लोगों ने बिना बैसाखियों के बना ली। तो आप ये हरियाणा के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि भाई देखिए जो काम केंद्र नहीं कर सका वो हरियाणा ने कर दिखाया। इस लिहाज से हरियाणा के रिजल्ट कई मानों में महत्वपूर्ण है। अब इसमें जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला टाइप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रणबीर चौटाला जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि मैं मतदाताओं से पूछूंगा कि किसको समर्थन देना है, वो ये मान के चल रहे थे कि वो जीतने वाले हैं, मतलब उनकी जीत होने वाली। तो ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं जो राजनीति को चला रहे थे हरियाणा की, वो मेरे ख्याल से एक लंबे समय के लिए गायब हो गए हैं। अब इनको ये क्या करते हैं, कौन सी डिसरप्शन की पॉलिटिक्स चलाते हैं या ये कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हरियाणा में चलाते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर मैं, और दूसरा ये कि जो वर्डिक्ट आया है जम्मू कश्मीर का वो बहुत ही अच्छा है। इस लिहाज से अच्छा है कि वहां पहली बार 10 सालों में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। अब वो देखते हैं कितनी स्टेबल होगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जो 5 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार है, वो 5 लोग अगर वो नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत को बहुमत रहता है, तो हम मानेंगे कि वहां भी विपक्ष की सरकार बन रही है। पर अगर वहां पर 5 लोगों के नॉमिनेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है और बीजेपी की बन जाती है, तो फिर हम वहां के जम्मू कश्मीर उसके कोई आसार है नहीं अभी बीजेपी की सरकार बनने के, क्योंकि जो रुझान है उसमें 48 से 50 सीटों पर आगे चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती का स्पष्ट ऐलान आ चुका है कि हम इस गठबंधन को समर्थन करेंगे। वो पीडीपी भी 6 सीटों पर आगे चल रही है, तो वो आंकड़ा 56 के करीब पहुंच जाता है, और 5 मनोनीत के साथ में भी स्पष्ट बहुमत के लिए कुल 48 सीटों की जरूरत जम्मू कश्मीर में है। तो एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट जनादेश ना भी मिला तो भी इंडिया गठबंधन स्पष्ट तौर पर सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। ये जम्मू कश्मीर के हालात है। जम्मू कश्मीर से कुछ और परिणाम आए हैं, उसके संदर्भ में चलते हैं दिशा के पास। क्या कुछ जानकारी आपके पास में? जम्मू कश्मीर की अब टोटल 6 विधानसभा सीटों पर परिणाम सामने आ गए हैं। इससे पहले आपको हमने बसौली विधानसभा सीट पर परिणाम बताया था, और अब देखिए लाल चौक विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी एहसान परदेशी चुनाव जीत चुके हैं। फिर बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा फिरदौस हब्बा कदल विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी है, मतलब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जम्मू वेस्ट सीट से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जम्मू वेस्ट सीट से भाजपा कैंडिडेट अरविंद गुप्ता ने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 21,360 वोटों से हराया है, तो बड़ा मार्जिन है। ईदगाह सीट की बात करें तो यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल चुनाव जीत चुके हैं, और अनंतनाग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सैयद चुनाव जीत चुके हैं। और इससे पहले सबसे पहले जो अपडेट दिया था, पहला परिणाम जो सामने आया था वो बसौली विधानसभा सीट पर आया था। यानी कि 6 सीटें कुल मिलाकर, और इन 6 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन को जीत हासिल हुई है, और 2 सीटें ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और बाकी सीटों पर रुझान आपको लगातार दिखाई रहे हैं, जो बदल भी रहे हैं क्योंकि काउंटिंग जारी है। तो कुल मिलाकर ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में स्पष्टता आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत रहेगी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के संदर्भ में जो तस्वीर है वो कई स्थानों पर बड़ी अजीब सी हो रही है। अंबाला के संदर्भ में कमाल की दृश्य है। अंबाला में बाप बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। चित्रा सरवारा चुनाव लड़ रही है अंबाला कैंट से, और अंबाला शहर से निर्मल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।
निर्मल सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चित्रा सरवारा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एक का मुकाबला अनिल विज से है, दूसरे का मुकाबला असीम गोयल से है। इस समय दोनों ही यानी पिता और पुत्री आगे तो हैं पर आनंद मनाने की स्थिति में नहीं है। दोनों की सांसें मानो थम सी गई हैं, दोनों ही समान अंतर के साथ में हैं। चित्रा सरवारा की जीत के संदर्भ में अभी जो अंतर है वो अनिल विज के मुकाबले 550 वोट से आगे है। और क्या कमाल है, निर्मल जी जो लंबे समय से 2500 3000 से आगे चल रहे थे, इस समय 625 वोटों से आगे है। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी रह गई है। और इन सब के बीच में एक और कांग्रेस के लिए बड़ी खबर वो यह है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये कांग्रेस का पता नहीं, पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान होडल से चुनाव जीत गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। होडल से उदय भान पीछे हो गए 45 वोट। माफी चाहूंगा उदय भान जी के संदर्भ में, जिस तरीके से हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी आए थे तो ऐसा लगा कि वो उनकी जीत की खबर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया 45 वोट से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पीछे हो गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान होडल विधानसभा क्षेत्र से 45 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता या नेता हमसे ये कह रहे थे थोड़ा रुकिए, हालात बदलेंगे, हम सरकार बनाएंगे। पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, कांग्रेस के लिए खबरें खराब आ रही हैं। अब कितनी खराब खबर है, जिस कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, सरकार बनाना तो दूर है, अब उसके प्रदेशाध्यक्ष को जीतने के लाले पड़ गए हैं। कुल जमा जो हरियाणा में चुनाव के दौरान अब इस बात की समीक्षा का दौर शुरू होने वाला है, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के पास फ्री हैंड रहा, क्या उसने कांग्रेस की तयशुदा सरकार को बनने से पहले ही निपटा दिया? क्योंकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपनी शुद्धता, अपनी उपेक्षा को नजरअंदाज नहीं कर पाए। उन्होंने लगातार अपने आचार व्यवहार से जाहिर किया कि हमारे साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। ताराचंद बावरिया, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गठजोड़ कहीं ना कहीं हमारे को खारिज करने की दिशा में काम किया है। क्या इन नेताओं की नाराजगी, इन नेताओं की उपेक्षा ने भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान किया है? सवाल है। इस सवाल पर हम बात करेंगे, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जिसके तहत अब खबरें रफ्तार से बढ़ रही हैं। कहीं जाएगा नहीं, हम गए और आए।